हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का यह हमारा लेक्चर यूपीएससी 2021 का रिवीजन लेक्चर है, जिसमें हम बीते वर्ष में सुर्खियों में रहे आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कालबेलिया डांस से। तो कालबेलिया डांस से संबंधित चेंदाविया ऐप न्यूज़ में था। कालबेलिया डांस के बारे में बात करें तो यह राजस्थान की ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला एक फोक डांस है, जिसमें उस पर्टिकुलर ट्राइब के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को दर्शाया जाता है। इसमें महिलाएं होती हैं जो नृत्य करती हैं। इसमें स्वर्लिंग होती है, मतलब गोल गोल घूमना। इसके माध्यम से ये महिलाएं सांप के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें पुरुष भी होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जिसमें वे पुंगी या बीन बजाते हैं। यह कालबेलिया नृत्य खाना बदोश जनजाति द्वारा किया जाता है। 2010 में कालबेलिया डांस को यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में नामित भी किया गया था। कालबेलिया नृत्य अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि में किया जाता है। अगला टॉपिक आता है कि दुर्गा देवी विलेज उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो न्यूज़ में था। यहाँ हमें प्राचीन सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ये एंशिएंट साइट मानी जा रही है। लगभग 2000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं ये। दुर्गा देवी विलेज बुराबलंग और सोना रिवर के दोआब क्षेत्र में स्थित है, जो कि उड़ीसा में आती हैं। अब यहाँ दुर्गा देवी विलेज से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो ये ताम्रपाषाण सभ्यता या कैल्कोलिथिक एज के साक्ष्य हैं। माना जा रहा है कि ये 2000 से 1000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं, जहाँ पर लाल और काले मृत भांड, आयरन, स्लेजेस या धातुमल, पोट्रीज, बैंगल्स या चूड़ियाँ, बीड्स और कोनिकल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो याद रखिएगा, दुर्गा देवी विलेज उड़ीसा के बालासोर में स्थित है। आगे बात करते हैं सिलंबम के बारे में। ये एक मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसमें बांस की लाठी यूज़ की जाती है। यह एक मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट है। इसका ओरिजिन तमिलनाडु से हुआ है। सिलंबम के नाम में दो अर्थ हैं। सिलम का अर्थ होता है माउंटेन और बम का अर्थ होता है बैम्बू। बांस के अलावा सिलंबम में कुछ अन्य हथियार भी यूज़ होते हैं, जैसे मारू, मतलब ब्लैक बक का जो सींग होते हैं उससे बनाया गया हथियार है यह। अरुवा, जो कि एक हसिया होता है। सवुकू एक विप है। वाल, मतलब मुड़ी हुई तलवार। और कुट्टू कटाई होता है, जो कि एक स्पाइक्ड नकल डस्टर होता है। सिलंबल मार्शल आर्ट शैली को 1000 ईसा पूर्व में अगस्त्य मुनि द्वारा शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। यह उड़ीसा के पुरी में होती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन इसे शुरू किया जाता है और यह 9 दिन का इवेंट है। इसमें माना जाता है कि कृष्ण, सुभद्रा, बलराम आदि वृंदावन वापस जाते हैं और इससे पहले वे अपनी मौसी के यहाँ, मतलब मौसी के मंदिर की यात्रा करते हैं। यह जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, इसे 12वीं सदी में अनंत वर्मन चोडगंग ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ या व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। इसके 4 द्वार हैं। उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार, दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार, पूर्वी द्वार को सिंह द्वार और पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार कहा जाता है। इसके एंट्रेंस में पिलर्स होते हैं, जिन्हें अरुण स्तंभ या सन पिलर कहा जाता है। आगे आता है केसरिया बुद्ध स्तूप। यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो गंडक नदी उपस्थित है उसमें बाढ़ आई थी और यह पानी इस स्तूप तक पहुँच गया था। केसरिया बुद्ध स्तूप जो है वह चंपारण में बिहार में स्थित है। इसकी सबसे पहले खोज तो मैकेंजी ने 1914 में कर ली थी। फिर बाद में कैनिंग ने भी इस पर काम किया था, लेकिन फाइनली इसे बाहर लाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में। यह बड़े बड़े स्तूपों में से एक है, जिसकी हाइट 104 फीट है और इसका सरकमफेरेंस या परिधि 400 फीट की है। माना जाता है कि यह स्तूप 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व का है। वाहियान के लेखों में मिलता है कि गौतम बुद्ध जिस कटोरे में भिक्षा मांगते थे, उसी कटोरे के ऊपर यह केसरिया बुद्ध स्तूप उपस्थित है। और ऐसी कुछ मान्यता लिच्छवी गणराज्य की कहानियों में भी मिलती है। उसमें कहा गया है कि जब लिच्छवी गणराज्य जब गौतम बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित करना चाहते थे, तो बुद्ध ने स्वयं न आकर भिक्षा मांगने वाले कटोरे को लिच्छवी गणराज्य को सौंपा था, और इसी के ऊपर बना है यह केसरिया बुद्ध स्तूप चंपारण में। आगे प्रसाद स्कीम न्यूज़ में थी। तो इस स्कीम के बारे में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम के तहत। इसमें अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री ने टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर और ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट का उद्घाटन किया है वाराणसी में। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। आगे आता है आदर्श स्मारक स्कीम।
यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें 100 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। 2014 में स्टार्ट की गई आदर्श स्मारक स्कीम के अंतर्गत मॉन्यूमेंट्स में विभिन्न प्रकार के टूरिज्म एमिनिटीज़ को डेवलप करना है, जैसे वाईफाई, कैफेटेरिया, होटल्स आदि को मॉडर्न बनाना है। इसमें अपडेट यह है कि आंध्र प्रदेश में 3 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है आदर्श स्मारक स्कीम के तहत। ये मॉन्यूमेंट्स हैं मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा गुंटूर में उपस्थित है जो। दूसरा है बुद्ध के अवशेष जो सालीहुंडम में उपस्थित हैं श्रीकाकुलम जिले में। तीसरा है वीरभद्र मंदिर जो लेपाक्षी में उपस्थित है। इन 3 स्थलों के अलावा फोर्ट एट गोंडी कोटा को भी आइडेंटिफाई किया गया है। आगे आता है हिस्टोरिकल अर्बन लैंड स्कीम। यह यूनेस्को की स्कीम है जिसके तहत किसी सिटी में यदि कोई मॉन्यूमेंट उपस्थित होता है ना, तो सिर्फ उस मॉन्यूमेंट का डेवलपमेंट ना कर पूरे लैंडस्केप को प्रिजर्व किया जाता है। इसके तहत यूनेस्को के द्वारा उस सिटी के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्लान को तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत वहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, फूड, लाइफस्टाइल, इकोनॉमी और कम्युनिटी को डेवलप किया जाता है और प्रिजर्व करते हैं। हाल ही में इसे ग्वालियर और ओरछा में लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं रुद्रेश्वरम या रामप्पा टेम्पल के बारे में। यह शिव का मंदिर है जिसे 1213 ईस्वी में काकती वंश के गणपति शासक के अंतर्गत सेनापति रेचेरला रुद्र द्वारा बनाया गया था। इस शिव मंदिर के शिल्पकार थे रामप्पा, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रामप्पा ने इसके डिज़ाइन को 40 साल में तैयार किया था। यह स्टार लाइक स्ट्रक्चर है और दीवारों को जोड़ने के लिए सैंड बॉक्स टेक्निक का यूज़ किया गया है इसमें। रुद्रेश्वरम मंदिर वारंगल जिले के परमपीठ विलेज में उपस्थित है। इसकी डिज़ाइन ऐसी है कि इसमें भूकंप का भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम इस टेम्पल को इसलिए पढ़ रहे हैं कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया है। यूनेस्को के अंतर्गत आती है इकोमॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। इसे 1965 में स्थापित किया गया था। यह एक एनजीओ है जो कि उन मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान करता है जिनके खतरे में होने का अंदेशा होता है। चलिए आगे बात करते हैं 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, जो है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में कच्छ जिले में उपस्थित हड़प्पा सभ्यता की 6वीं लार्जेस्ट साइट है। यह उस समय का त्रिस्तरीय महानगर है जिसको खोजा था जगपति जोशी ने। यहाँ पर कॉपर धातु कर्म और वाटर मैनेजमेंट के उत्कृष्ट साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा के पतन का कारण बताया जाता है इकोनॉमिक कॉलेप्स। मतलब उस समय जो था ना, धौलावीरा का व्यापार जो था मेसोपोटामिया के साथ अच्छा था, लेकिन जब मेसोपोटामिया के व्यापार में कमी आने लगी या वहाँ का पतन होने लगा, तो इस धौलावीरा क्षेत्र का भी पतन शुरू हो गया। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सरस्वती नदी में भी पानी की कमी आने लगी, जिससे यहाँ के लोग गंगा नदी के तट पर जाना शुरू हो गए। तो 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आया था धौलावीरा। आगे आता है नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 14 वर्क ऑफ आर्ट को इंडिया को वापस करने का अनाउंसमेंट किया है। इसमें एक आता है समबंदर। ये स्कल्पचर 12वीं सदी के चोल वंश से लिया गया है। समबंदर जो है वह एक शैव संत कवि हैं। इनकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की रही है और 16 वर्ष की उम्र तक ही इन्होंने ऐसी रचनाएं की थी जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। समबंदर एक भक्ति कवि हैं। इनकी रचनाएं थिरुमुरई में संकलित हैं। आगे बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनके बर्थडे में 11 जून को ट्रिब्यूट दिया। इनके बारे में जाने तो राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। ये गदर पार्टी के सह संस्थापक भाई परमानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। ये राम और अज्ञात के नाम से विभिन्न कविताएं भी लिखते थे। साथ ही इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की थी जिनके नाम है मातृ देवी और शिवाजी समिति। 1918 की मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी में भी ये शामिल थे। साथ ही काकोरी लूट में भी 1925 में शामिल हुए थे। इन्होंने देशवासियों के नाम से पैम्पलेट भी पब्लिश की थी। साथ ही मणिपुर की प्रतिज्ञा नामक पोएम भी लिखी थी जिसे ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बात करते हैं तुलु भाषा के बारे में। हाल ही में कर्नाटक और केरल के लोगों ने तुलु भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करने की बात कही है। 8वें शेड्यूल में अभी टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। यदि तुलु भाषा को इसमें शामिल किया जाता है तो इसमें फ़ायदा यह होगा कि तुलु भाषा के लिटरेचर्स को हाईलाइट मिलेगा। इस लैंग्वेज को साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज कर लेगी। साथ ही विभिन्न स्टूडेंट तुलु भाषा में भी एग्ज़ाम दे सकेंगे।
विभिन्न एमपी और एमएलएस अपने स्पीच को भी रख सकेंगे। यह जो तुलु भाषा है ना, इसे विभिन्न ओरल ट्रेडिशन में यूज़ किया जाता है, जैसे सॉन्ग्स में पडन्ना गीत में यूज़ होता है, थिएटर में यक्षगान में यूज़ होता है, तथा विभिन्न सिनेमा भी तुलु भाषा में सामने आ रहे हैं। अब एक फैक्ट याद रखिएगा कि अभी टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ: तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी और संस्कृत। आगे आता है एकाम्बरेश्वर मंदिर। यह कांचीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। यह शैव धर्म का मंदिर है जिसे 9th सेंचुरी में चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था। एकाम्बरेश्वर मंदिर पंच तत्वों में से पृथ्वी या अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसका मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। आगे आता है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रोजेक्ट है जिसे सरकार ने 2019 में शुरू किया था। इसके तहत इंडिया के रिच मैरीटाइम को सभी के सामने डिस्प्ले करना होता है, जिसके तहत एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और नेविगेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप थी हमारे हिस्ट्री में, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तथा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत MOU साइन करके चलाया जा रहा है। इसके तहत गुजरात में स्थित लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसमें हमारा साथ दे रहा है पुर्तगाल। आगे आता है झंडा सत्याग्रह। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे सेलिब्रेट किया है। यह 1923 में जबलपुर में हुआ था। इसमें प्राइवेट या पब्लिक बिल्डिंग्स पर झंडा फहराया जाता था। यह शांति प्रदर्शन था। इसका दमन भी किया गया। झंडा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता शामिल थे। आगे बात करते हैं होमोलोंगी के बारे में। इसे ड्रैगन मैन भी कहा जाता है। हुआ क्या है कि चाइनीज रिसर्चर्स ने एक स्कल या खोपड़ी को देखकर कहा है कि यह न्यू ह्यूमन स्पीसीज है। उनका कहना है कि यह मानव के सबसे करीब के एंसेस्टर्स हो सकते हैं। यह स्कल ड्रैगन रिवर के समीप मिला है चाइना में। यह 1,40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 3,09,000 वर्ष पूर्व के मध्य का माना जा रहा है। आगे बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। तो इनकी जयंती 27 जून को होती है। इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। इनके द्वारा रचित आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। 1872 में इन्होंने बंग दर्शन नाम की मैगजीन भी निकाली थी। इनके कुछ अन्य नोवेल्स हैं कपाल कुंडम, देवी चौधरानी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, राजमोहन्स वाइफ और कृष्णकांतर्स विल। आगे देखते हैं कि एक रिक्लाइनिंग बुद्ध या लेटे हुए बुद्ध का स्टैच्यू एस्टेब्लिश किया गया है बोध गया विहार में। रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैच्यू दर्शाता है परिनिर्वाण के पहले का समय। इस समय के बाद बुद्ध को मोक्ष की या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अब हमें श्रीलंका में ना सिर्फ बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है, लेकिन इसके अलावा थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और म्यांमार जैसे देशों में रिक्लाइनिंग बुद्धा की मूर्ति मिलती है। सबसे बड़ा स्टैच्यू म्यांमार में 600 फीट का है और सबसे पुराना स्टैच्यू खैबर पख्तून में भामाल बुद्ध का स्टैच्यू है। यह 1800 साल पुराना है। अब रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैच्यू भारत में कहाँ मिलता है? तो अजंता की केव नंबर 26 में मिला है यह, जो 5वीं ईस्वी में बना था। साथ ही उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में भी रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैच्यू मिला है। आगे आते हैं कारेन रेबल्स। ये एक जनजाति समूह है जो म्यांमार में थाईलैंड से लगी हुई बॉर्डर पर पाया जाता है। हाल ही में म्यांमार की मिलिट्री ने इन पर एयर स्ट्राइक की है। यह जनजाति स्वशासन की मांग कर रही है और 1949 से ही म्यांमार से अलग कावथुलेई स्टेट बनाना चाहती है। तो कारेन जनजाति है म्यांमार की। आगे बात करते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। प्रधानमंत्री ने 400वें प्रकाश पर्व पर इन्हें श्रद्धांजलि दी है। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनके बचपन का नाम त्यागमल था। इन्हें गुरु तेग बहादुर करके नाम गुरु गोविंद सिंह, जो इनके पिता थे, उन्होंने दिया था। गुरु तेग बहादुर के बेटे हुए हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब नामक शहर स्थापित किया था। इसी शहर में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर पहले व्यक्ति थे जो कश्मीरी पंडितों के इस्लाम में कन्वर्जन का विरोध कर रहे थे। इनकी मृत्यु कैसे हुई?
तो 1675 में जब औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम ग्रहण करने को कहा तो इन्होंने मना कर दिया। इसके तहत औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी और ये शहीद हुए। इसी कारण नानकाना शाही कैलेंडर के अनुसार 24 नवंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं पुतोला नाच के बारे में। हाल ही में असम में बेस्ड एक ट्रस्ट को स्ट्रिंग पपेट्स के माध्यम से कोविड-19 अवेयरनेस फैलाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अब यह पुतोला नाच असम के 3 भागों में पाया जाता है। लोअर असम में पुतला भोरिया होता है। इसके अलावा मजूली आइलैंड वाले क्षेत्र में स्मॉल वुडन पपेट्स का यूज़ होता है, जिसमें अंकिया नृत्य को रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा क्षेत्र है नॉर्दर्न असम, जिसमें सॉन्ग बेस्ड पपेट्री होती है। इसमें रामायण या महाभारत के कथानकों को बांग्ला, असमिया या कार्बी गीतों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ अन्य क्षेत्रों की पपेट्री कौन कौन सी हैं, ये भी धागा कठपुतलियाँ हैं। पहला कठपुतली राजस्थान में, कुंधेई उड़ीसा में, गोम्बियट्टा कर्नाटक में और बोमलट्टम तमिलनाडु में उपस्थित है। आगे बात करते हैं पुलियार कम्युनिटी के बारे में। 1976 में इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिला था। ये एक सोशल ग्रुप है जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाया जाता है। पुलियार कम्युनिटी को पुलाया, होलेया या चेरामर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने म्यूज़िक, क्राफ्टमैनशिप और डांस के लिए फेमस है। डांस के तहत इसमें कोलम थुलाल जो मास्क डांस है और मुडियट्टम जो हेयर डांस है, ये दोनों फेमस हैं। अब ये कम्युनिटी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में अपने एनुअल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व परम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व का ही एक पार्ट है। तमिलनाडु में ही उपस्थित कुछ अन्य रिजर्व्स हैं सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, कलाक्कड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और मुकुर्थी नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। इनकी जयंती के दिन 9 मई को प्रधानमंत्री ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1889 में ज्वाइन किया था। ये एक उदारवादी नेता थे। 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता भी की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की। 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की थी, जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। 1912 में गांधी जी से मिले थे साउथ अफ्रीका में जाकर और इंडिया की कंडीशन के बारे में उन्हें बताया था। इससे पहले 1908 में इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। 1911 में हितवाद नामक वीकली न्यूज़पेपर का प्रकाशन भी शुरू किया। आगे अल अक्सा मस्जिद न्यूज़ में थी। यह जेरूसलम में स्थित है। यहाँ की हिल का नाम है टेम्पल माउंट। आगे देखते हैं हिक्की पिक्की ट्राइब कहाँ उपस्थित है। यह ट्राइब कर्नाटक की है। यह भी कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रभावित हुई है। हिक्की पिक्की ट्राइब कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ये ट्राइब कन्नड़, तमिल, तेलुगु और गुजराती के समान ही बगरी बोली भाषा बोलते हैं। हक्की पिक्की का मतलब होता है बर्ड कैचर। ये एक वॉरियर ट्राइब है। आगे जानते हैं नॉक कल्चर के बारे में। ये वेस्टर्न अफ्रीका में उपस्थित देश नाइजीरिया का कल्चर है। नाइजीरिया में 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा तक नाइजीरिया की नॉक सिटी में इस कल्चर को देखा गया है। अभी साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि नॉक कल्चर के अंतर्गत प्री हिस्टोरिक जो पोट्रीज बनाई जाती थी उसमें मधुमक्खी के द्वारा निर्मित मोम या वैक्स का यूज किया जाता था उन्हें जोड़ने के लिए। आगे देखते हैं मंगोलियन कंजूर मैनोस्क्रिप्ट के बारे में। कंजूर क्या होता है? ये एक कंसाइज ऑर्डर में उपस्थित बुद्ध के विचार हैं जिन्हें पूजा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन्फॉर्म किया है कि 100 सेट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स की प्रिंटिंग का काम अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन मंगोलियन कंजूर्स को हम मंगोलिया के विभिन्न बौद्ध संस्थानों को प्रदान कर देंगे। इससे हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। आगे जानते हैं बोंडा ट्राइब के बारे में। यह उड़ीसा की ट्राइब है। उड़ीसा में 13 पीवीटीजी ग्रुप उपस्थित हैं, जिसमें से एक है बोंडा ट्राइब। माना जाता है कि यह अफ्रीका से माइग्रेट होकर 7000 साल पहले भारत आए थे। बोंडा ट्राइब के लोग जंगल में रहते हैं, शिकारी जीवन जीते हैं और खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। बोंडा ट्राइब एक मातृ सत्तात्मक सोसाइटी है। इसमें महिला अपने जीवन साथी का चयन करती है।
और महिला का पति 5 से 10 साल कम उम्र का होता है। व्यक्ति हमेशा हाथ में धनुष बाण रखते हैं। बोंडा ट्राइब के लोग रेमो भाषा बोलते हैं जो एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। आगे आता है बसव जयंती। यह जगत गुरु बसवेश्वर की जयंती है जो कि 12वीं सदी के फिलोसोफर रहे हैं और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये अपने वचनों के माध्यम से या पोइट्रीज या कविताओं के माध्यम से जन जागरूकता फैलाते थे। इनकी पोइट्रीज का यूज शरण मूवमेंट में भी किया गया है। ये कर्म को ही पूजा मानते थे। और बसवेश्वर जी कल्याणी के चालुक्य और कलचुरी वंश के समय मौजूद थे। इन्हें भक्ति भंडारी कहा जाता था। ये कास्ट सिस्टम, वंशवाद, छुआछूत आदि का विरोध करते थे। इन्होंने अनुभव मंतपा की स्थापना की थी जो लिंगायत से संबंधित है। आगे बात करते हैं सुलावेसी केव आर्ट के बारे में। ये गुफाएं हैं जो कि सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में उपस्थित हैं। 300 केव पेंटिंग्स मौजूद हैं यहाँ पर। न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ये पेंटिंग्स और केव्स प्रभावित हो रही हैं। सुलावेसी केव में वर्ल्ड की सबसे पुरानी हैंड स्टेंसिल बनी हुई है जिसमें रंग के लिए शहतूत का प्रयोग किया गया है। साथ ही यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना एनिमल का चित्र भी मिलता है। आगे बात करते हैं अभिलेख पटल के बारे में। तो अभिलेख पटल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के भी अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें नेशनल आर्काइव्स या विभिन्न अभिलेखों के बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन ना नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया से प्राप्त होती है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। यह 1891 में स्थापित हुआ था नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1911 में इसे न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। अब नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके रीजनल ऑफिस हैं भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और पांडिचेरी में। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया क्या कार्य करता है? तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है और उनका रखरखाव करता है ताकि उन सभी रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम अपनी हिस्ट्री को अच्छे से जान पाएं। अब बात करते हैं मिनिएचर स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा के बारे में। तो एक बुद्धा का स्कल्पचर प्राप्त हुआ है उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में। ये धर्म चक्र मुद्रा में उपस्थित है। इसके नीचे इनके 6 शिष्य बैठे हुए हैं और टॉप कॉर्नर्स में 2 यक्ष हैं। ये स्कल्पचर हमें वनवासी के कदम्ब वंश के शासन के समय का प्रतीत होता है, लेकिन यह गुप्ता स्टाइल में बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुप्तों का कदम्ब वंश से वैवाहिक संबंध भी देखा गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय के बारे में। ये शैव धर्म से निकला एक संप्रदाय है जो वासवन्ना जी की फिलॉसफी पर आधारित है। लिंगायत संप्रदाय कास्ट सिस्टम को नहीं मानता और हिंदू धर्म से संबंधित वेद, स्मृति और उपनिषदों का भी खंडन करता है। लिंगायत संप्रदाय में हर एक व्यक्ति का अपना एक शिवलिंग होता है जिसकी वे पूजा करते हैं। मतलब लिंगायत संप्रदाय मानता है कि ईश्वर एक है लेकिन उसके स्वरूप अनेक हैं। अब यह संप्रदाय न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है श्री 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 शिव कुमार स्वामी गालू को, जो लिंगायत संप्रदाय से ही थे, और इनकी मृत्यु 111 वर्ष की अवस्था में 2019 में हुई। इन्होंने 132 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले थे और साथ ही 2007 में इन्हें कर्नाटक रत्न और 2015 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं मेगालिथिक एरा की केव्स या गुफाओं के बारे में। तो अनंत पद्मनाभ मंदिर में 800 ईसा पूर्व की गुफाएं मिली हैं जिनमें महापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें समाधि स्थल महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ही कुछ समाधि स्थल या साक्ष्य अन्य स्थानों पर भी मिले हैं भारत में, जैसे पवनजय सुब्रमण्यम मंदिर में, सूडा सुब्रमण्यम मंदिर में और शस्त्र सुब्रमण्यम मंदिर में। आगे बात करते हैं बाबू जगजीवन राम के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनकी 114वीं बर्थ एनिवर्सरी में इन्हें याद किया था। जगजीवन राम जी ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना 1935 में की। 1946 में ये गवर्नमेंट में उपस्थित सबसे यंगेस्ट मेंबर थे। 1971 में इन्हें डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया जब बांग्लादेश से युद्ध चल रहा था। फिर 1977 में आगे जाकर इन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, कांग्रेस को छोड़कर। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने हाल ही में बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन की भी स्थापना की है। आगे आता है लॉस्ट गोल्डन सिटी इन इजिप्ट। तो इजिप्ट या मिस्र में नील नदी के वेस्ट बैंक में स्थित है एक सिटी। ये शहर 18वीं सदी के आसपास
आमेनहॉलेप III नामक राजा के समय का माना जा रहा है। इजिप्ट के इस स्थान पर मृदा से बनी हुई ईंटें, आर्टफैक्ट्स और विभिन्न टूल्स प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में, या ज्योतिराव फुले। इनकी जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है। 1827 में इनका जन्म हुआ था। विठलराव कृष्ण जी वंदेकर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ज्योतिबा फुले के कार्यों में छुआछूत की भावना को समाप्त करना और वुमेन एम्पावरमेंट आते हैं। इन्होंने 1863 में विधवा हो चुकी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उनके आश्रय के लिए घर की व्यवस्था की थी। 1884 में इन्होंने पहला प्राइवेट गर्ल्स स्कूल खोला था। फिर आगे अनाथालय भी शुरू किया और कॉमन बाथिंग टैंक भी स्थापित किया था। 1873 में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तृतीय रत्न, गुलामगिरी, शेतकरायाचा, आसुद या कल्टीवेटर विपकॉर्ड। अब आगे बात करते हैं एटिंगॉल रिवॉल्ट के बारे में, जो 1721 में हुआ था। हाल ही में इस रिवॉल्ट के 300 वर्ष पूरे हुए हैं 2021 में। तो यह विद्रोह पहला ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। विद्रोह का कारण यह था कि काली मिर्च का जो व्यापार होता था, उसका जो भी फायदा होता था, उस फायदे का कुछ हिस्सा जमींदार ले जाकर ब्रिटेन की रानी को देते थे गिफ्ट के रूप में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी को जमींदारों के माध्यम से गिफ्ट देने की परंपरा रोक दी और अब सिपाही ही स्वयं रानी को गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं। इससे रुष्ट होकर वहाँ के किसान विद्रोह करते हैं, जिसमें 140 सोल्जर मारे जाते हैं। ये घटना सीज ऑफ एंजेंग्लो फोर्ट कहलाती है। एटिंगॉल रिवॉल्ट वाइलोपिल्ली संस्कृति भवन में हुआ था। इसका प्रसार मालाबार, कोचिन और त्रावणकोर के क्षेत्र में था। आगे बात करते हैं कोन्याक कम्युनिटी के बारे में। ये नागा जनजाति की ही एक सब ट्राइब है जो नागालैंड और म्यांमार में पाई जाती हैं। इन कम्युनिटी ने अपने क्षेत्र के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को टैक्स पे करने से मना कर दिया है। कोन्याक कम्युनिटी के लोग जिन घरों में रहते हैं उन्हें मोरोंग हाउस कहते हैं। इनकी भाषा कोन्याक है। आगे बात करते हैं श्री रामानुजाचार्य के बारे में। इनका जन्म 1017 सीई में हुआ था। ये श्री वैष्णविज्म फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है, जो वेदांत का ही सब स्कूल है। इनका दूसरा नाम इलैया पेरुमल भी है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। इसे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। इस दिन हेरिटेज से संबंधित अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स भी कहते हैं। 18 अप्रैल 2021 की थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। वर्ल्ड हेरिटेज डे को प्रमोट किया जाता है इकोमॉस के द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। अब आगे कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक भी न्यूज़ में थे, इन्हें देख लीजिएगा एक बार। लिंगराज मंदिर, जिसे ययाति केसरी ने बनवाया था 7वीं सदी में, इसी के पास बिंदु सागर लेक भी उपस्थित है। यह कलिंगा आर्किटेक्चर है। खजुराहो टेम्पल भी न्यूज़ में था, जहाँ देखो अपना देश कैंपेन के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। फिर आगे महावीर जयंती न्यूज़ में थी। 25 अप्रैल 2011 से मनाई जा रही है ये, और मार्च या अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। अगला टॉपिक है विष्णुपाद टेम्पल, जो पटना में स्थित है। इस टेम्पल की स्थापना किसने की थी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 1787 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को इसका वर्तमान स्वरूप दिया है। फाल्गु नदी के किनारे है विष्णुपाद टेम्पल, और इसके अंदर उपस्थित पद चिन्हों या फुटप्रिंट्स के लिए यह फेमस है। पद चिन्हों में हमें शंख आदि की आकृति देखने मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं चन्नापटना टॉय के बारे में। यह खिलौने कर्नाटक के हैं। कन्नड़ भाषा में चन्नापटना का मतलब होता है गॉम्बे गाला ओरी, जिसका मतलब है टॉय टाउन या खिलौनों का शहर। इन टॉयज़ को बनाने के लिए माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने पर्सिया से आर्टिस्ट को बुलाया था और भवास मियाँ के नेतृत्व में उन्होंने चन्नापटना टॉयज़ को तैयार किया। इसीलिए भवास मियाँ को फादर ऑफ चन्नापटना टॉय कहते हैं। इन्हें जीआई टैग भी मिल चुका है और ये वुडन के टॉयज़ हैं। इनके ई मार्केटिंग के लिए हाल ही में इंडिया टॉय फेयर 2021 हुआ था। साथ ही यहाँ टॉय कैथॉन का भी आयोजन हुआ। एक इम्पॉर्टेंट बात कि चन्नापटना टॉयज़ में टोटल वेजिटेबल डाइस या प्राकृतिक रंग यूज़ किए जाते हैं। आगे आता है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च।
हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया है इस चर्च को। इसकी स्थापना 950 एडी या फिर 1050 एडी में हुई थी, जिसे दोबारा बिल्ड किया गया था 1952 में। यह मूरल पेंटिंग्स के लिए फेमस है, जिसमें केरल का तथा पर्शियन आर्ट का सम्मिश्रण देखने मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी भी मॉन्यूमेंट को राष्ट्रीय महत्व का मॉन्यूमेंट या मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस किन शर्तों के आधार पर घोषित करता है। तो कोई भी मॉन्यूमेंट यदि वह 100 वर्ष से अधिक उम्र का है, उसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व अधिक है, तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। इसके लिए उसका नाम एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1951 में दर्ज किया जाता है। अभी तक ऐसे 3691 मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं भारत में, सर्वाधिक उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश में। यह दर्जा मिलने के बाद इन सभी के मैनेजमेंट का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अब आगे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी न्यूज में था, जिसकी स्थापना गंगवंश के शासक नरसिंहदेव द्वितीय ने की थी। आगे जानते हैं बामियान बुद्धा के बारे में। तो यह भगवान बुद्ध की खड़ी हुई अवस्था में या स्टैंडिंग बुद्धा के रूप में मूर्ति है। अब बताइए बामियान वैली कहाँ उपस्थित है? ये है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में ही बामियान बुद्धा की बहुत सी मूर्तियाँ मिली थी। इसका संबंध तालिबान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उस समय तालिबान ने इन मूर्तियों को नष्ट किया था। ये मूर्तियाँ 5th सेंचुरी एडी की मानी जा रही है। इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि इन मूर्तियों में गुप्त कला, सेसेनियन कला या ईरानियन कला, हेलेनिस्टिक कला या ग्रीक कला आदि कला शैलियों का मेल देखने मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं भावना के बारे में। तो 500 साल पहले इस नाट्य शैली की शुरुआत की थी शंकरदेव ने। ये थिएटर परफॉर्मेंस वैष्णव धर्म के विचारों को एक्सप्रेस करता है। साथ ही इसमें अंकिया नाट्य का प्रदर्शन भी किया जाता है। नाट्य की शुरुआत में जो सूत्रधार होते हैं वे कहानी कहते हैं। पहले कहानी संस्कृत में कही जाती है, फिर ब्रज बोली या असम में कही जाती है। ये भावना असम का ही थिएटर आर्ट है। आगे बात करते हैं राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के बारे में। ये तोमर वंश के शासक थे। हाल ही में दिल्ली में हुए सेमिनार में इनका नाम सामने आया है। इन्होंने 8वीं से 12वीं सदी में दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में शासन किया है। इन्होंने दिल्ली या इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। इनका कार्यकाल 1053 से 1109 ईस्वी तक रहा था। इसके आगे आने वाले शासक जो थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के नाना थे राजा अनंगपाल तोमर। इन्होंने 1050 एडी में लाल कोट बनवाया था, जिसके पास ही कुतुब मीनार उपस्थित है। लाल कोट को किला राय पिथौरा भी कहा जाता है। राजा अनंगपाल के बारे में जानकारी हमें अहमद ए वुस्ताकी दिल्ली नामक बुक से मिलती है, जिसे के निज़ामी ने लिखा है। चलिए अब आगे जानते हैं असम में फेमस 3 प्रमुख साधनों के बारे में। पहला है जापी। ये एक कॉनिकल हेड है, जिसे तोकू नामक असम में पाए जाने वाले पाम ट्री की पत्तियों से बनाया जाता है। इसे अहोम डायनेस्टी के समय यूज किया जाता था। इस जापी को राजा और मंत्री धारण करते थे। दूसरा है जोराई। जोराई बेल मेटल या हार्ड ब्रॉन्ज अलॉय से बनता है, और इस बर्तन में फूड या पान ऑफर किया जाता है गेस्ट को। तीसरा आता है गमोसा। ये गमछे के समान कपड़ा है। इसे क्लॉथ टू वाइप वंस बॉडी भी कहते हैं। इसका उपयोग टॉवेल के रूप में या सम्मान देने में भी किया जाता है। आगे जानते हैं लासित बोरफुकन के बारे में। ये ना एक वॉरियर हैं जो 17th सेंचुरी में उपस्थित असम के अहोम किंगडम में जनरल थे और गुरिल्ला वारफेयर में निपुण भी थे। इनका सामना हुआ था औरंगजेब से। 1671 ईस्वी में बैटल ऑफ सराई घाट में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर इन्होंने मुगलों अर्थात औरंगजेब को हराया था। इनकी वीरता के चलते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में लसित बोरफुकन गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जो भी बेस्ट कैडेट होते हैं। 1999 से दिया जा रहा है ये। अब बताइए खाबर ट्राइब कहाँ की है? तो ये वेस्ट बंगाल में उपस्थित एक पीवीटीजी ग्रुप है। अंग्रेजों ने 1871 में इन्हें क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें क्रिमिनल ट्राइब नहीं माना जाता। वे भी नॉर्मल इंडियन ही हैं। लेकिन आज़ादी के बहुत समय बाद तक भी खाबर ट्राइब के लोगों को क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाता था। कोई भी क्राइम होता था तो इन पर सबसे पहले शक जाता था। इसी कारण यह ट्राइब न्यूज़ में है अभी, और अभी इनके एजुकेशन का लेवल भी बहुत कम है तथा
टेक्निकली और इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हैं ये। तो याद रखिएगा, खाबर ट्राइब है वेस्ट बंगाल की। आगे बात करते हैं माइस रोड शो के बारे में। माइस का फुल फॉर्म है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन रोड शो मीटिंग इन इंडिया। इसके तहत ना भारत में उपस्थित जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें मीटिंग्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए या बड़े बड़े एग्जीबिशंस के लिए सभी सुविधाओं से लैस करना है और उन्हें डेवलप भी करना है। और हाल ही में खजुराहो में राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर भी प्रारंभ किया गया है इसी माइस रोड शो के अंतर्गत। अब प्रधानमंत्री जी ने असम में विजिट किया था, तो असम का अहोम किंगडम जो है ना, उसके बारे में डिटेल आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल है पिथौरा घाट अपराइजिंग से संबंधित, जो कि 28 जनवरी 1894 को हुआ था। हुआ क्या था कि असम में जब 1826 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने भूमि कर को 70 से 80% तक बढ़ाया था 1893 में। इसी के चलते 1894 में कृषकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने गोली चलाई और 140 कृषकों की मौत हुई थी उस समय। 1894 की इस पिथौरा घाट अपराइजिंग की जानकारी हमें अनूप कुमार दत्त की बुक से मिलती है। आगे बात करते हैं पट्टचित्र पेंटिंग के बारे में। यहाँ पर पट्ट का मतलब होता है कैनवास या कपड़ा और चित्र का मतलब होता है पेंटिंग। तो ये पेंटिंग कपड़े पे होती हैं। ये दो क्षेत्रों में अधिकतर होती है। पहला उड़ीसा की पट्टचित्र, दूसरा बंगाल के पट्टचित्र। तो पहले बात करते हैं उड़ीसा पट्टचित्र में। हिंदू माइथोलॉजी में भी वैष्णव धर्म को प्रधानता दी जाती है इस पेंटिंग में। साथ ही पेड़ों से निकलने वाले गाद या गम, सेल्स, लैंप सूट या कालिख आदि का रंगों में प्रयोग होता है। पेंटिंग में क्लासिक और फोक एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। साथ ही मुगल इन्फ्लुएंस भी देखने मिलता है। उड़ीसा पट्टचित्र में कृष्ण लीला, दशावतार पट्टी और पंचमुखी गणेश जी के पेंटिंग्स फेमस हैं। आगे बंगाल पट्टचित्र में बात करें तो इसमें माइथोलॉजी, सोशल इशू, रिलीजियस इशूज और फोक आर्ट आदि को शामिल किया जाता है। इसमें भी नेचुरल कलर का यूज़ होता है। बंगाल चित्रकला के अंतर्गत ही कालीघाट पट्टचित्र फेमस है, जिसे डेवलप किया था जेमिनी रॉय ने। कालिदास के ग्रंथों जैसे मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत आदि में भी इस चित्रकला को देखा जा सकता है। साथ ही विभिन्न बुद्ध लिटरेचर में भी देखने मिलती है। अगला आर्टिकल है माटुआ कम्युनिटी के बारे में। माटुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल की है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट या एससी पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की। इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 2003 में परिवर्तन करने की मांग की थी। माटुआ कम्युनिटी के लोगों ने 1870s में हरिश्चंद्र ठाकुर के नेतृत्व में रिलीजियस मूवमेंट भी चलाया था और 1915 में माटुआ फेडरेशन की भी स्थापना की गई थी भारत में। हाल ही में 100 साल पूरे हुए हैं चोरा चोरी हत्याकांड को, जो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। इसके बारे में डिटेल आपको हिस्ट्री के लेक्चर में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं प्रबुद्ध भारत जनरल के बारे में। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत नाम से इंग्लिश का मंथली जर्नल शुरू किया था। ये लोगों में सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, कल्चर आदि के बारे में अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन फैलाने का कार्य करता था। तो याद रखिएगा, प्रबुद्ध भारत है स्वामी विवेकानंद का। अगला आर्टिकल है किन्नल क्राफ्ट या किन्हल क्राफ्ट के बारे में। ये कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के किन्हल विलेज का एक लकड़ी का क्राफ्ट है। किन्हल क्राफ्ट को 2012 में जीआई टैग का भी दर्जा मिला था। इस क्राफ्ट को बनाने वाले आर्टिशियन को चित्रकार कहा जाता है। ये क्राफ्ट पोल्की मैरन नामक वुड से बनता है। इसमें रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक कलर का यूज किया जाता है और ये सामान्यतः माइथोलॉजिकल मूर्तियां हैं। आगे आता है कोच राजबोंगसिस। राजबोंगसिस से ही हमें पता चलता है कि ये राजवंशी से संबंधित है। तो यह कम्युनिटी कोमाता किंगडम से संबंधित है, जो 13वीं सेंचुरी में था। ये कम्युनिटी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम की है। अगला आर्टिकल है थोल पावाकोथी कठपुतली के बारे में। ये एक शैडो पपेट्री है या छाया कठपुतली। हाल ही में इस पपेट्री को रोबोट्स के माध्यम से पलक्कड़ म्यूजियम में रिप्रेजेंट किया गया है। छाया कठपुतली थोल पावाकोथी केरल की फेमस शैडो पपेट्री है। इसमें पपेट के पीछे दीपक जलाया जाता है ताकि शैडो बन सके। इसमें चेंदा,
इजुपारा और मद्दलम नामक इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। आगे एक्सटिंक्शन रिबेलियंस के बारे में जानते हैं। ये एक ग्रुप है, ये सिविल सोसाइटी कैंपेन ग्रुप है जिसे 2018 में ब्रिटेन में एस्टेब्लिश किया गया था। ये अभी तक का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एनवायरमेंटल मूवमेंट है। इसकी विभिन्न सरकारों से 3 मुख्य डिमांड्स होती हैं। पहला, टेल द ट्रुथ, मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित सत्य जानकारी लोगों को दें। दूसरा, एक्ट नाउ, और तीसरा, गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आगे बात करते हैं संत रविदास के बारे में। संत रविदास जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। संत रविदास हरिजन थे और इन्होंने समानता या इक्वलिटी के समर्थन में अपना कार्य किया। संत रविदास निर्गुण संप्रदाय से थे। इनकी 41 वर्शिप्स अभी भी गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं। आगे बात करते हैं श्री मन्नाथु पद्मनाभन के बारे में। ये नायक संप्रदाय के उत्थान के लिए कार्य करते थे। 1914 में नायक भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना की थी और इनकी मुख्य भूमिका थी गुरुवयूर सत्याग्रह में। आगे बात करते हैं बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के बारे में। ये पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ी गई बैटल थी। 1818 में हुई थी। इस बैटल में हुआ ये था कि पेशवा ने लोअर कास्ट के लोगों को अपमानित किया था, जिससे जाकर वे मिल गए थे ब्रिटिशर्स से। इसी के चलते महार कम्युनिटी का साथ लेकर ब्रिटिशर्स जीतते हैं बैटल को, और इस बैटल को दलित प्राइड का सिंबल भी माना जाता है। आगे जानते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में। इसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वीरभूम जिले के भोरपुर में शांति निकेतन में ही की थी। इसके अभी 100 साल पूरे हो गए हैं, तो याद रखिएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये अभी तक की सबसे ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। अब बताइए, जी कृष्ण रेड्डी समिति क्यों न्यूज में थी? इस समिति को लद्दाख के कल्चर और लैंग्वेज के प्रोटेक्शन से संबंधित कार्य करने हैं। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करते हैं। मतलब कटाई के बाद कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। पहला है लोहरी, जो सिख और हिंदू संप्रदाय के द्वारा विंटर के एंड में मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला है माघ बिहू, जो असम में मनाया जाता है। फिर पोंगल, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में राइस हार्वेस्ट या धान की कटाई के समय मनाते हैं। इसमें राइस पाउडर से कोलम बनाया जाता है। फिर मकर संक्रांति के भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। जैसे पंजाब में इसे माघी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में सांझी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में किचेरी कहा जाता है। अगले आर्टिकल में बात करते हैं गावी गंगाधरेश्वर टेम्पल के बारे में। ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो कर्नाटक के बेंगलोर में उपस्थित है। इसमें जो गावी है ना, उसका मतलब होता है केव या गुफाएं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर सिर्फ साल में एक बार सूर्य की किरण पड़ती है, मकर संक्रांति के दिन, और उसके बाद से पता चलता है कि सूर्य का अब उत्तरायण होना शुरू हो चुका है। 16वीं सेंचुरी में गावी गंगाधरेश्वर टेम्पल को विजयनगर एम्पायर के ही नायक केम्पे गोवड़ा के द्वारा बनवाया गया था। इसमें कुछ अन्य भी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे त्रिशूल, डमरू, नंदी की मूर्ति, चंद्रपाना, सूर्यपाना आदि। अब एक फैक्ट याद रखिएगा कि केम्पे गोवड़ा फर्स्ट ने ही बेंगलोर सिटी की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं त्रिपुरी रीसा के बारे में। ये त्रिपुरा का एक क्लॉथ है जो गमछे के समान होता है और सिर पर पहना जाता है। इसी के समान त्रिपुरा में पाए जाने वाले कुछ अन्य क्लॉथ हैं। रिगनाई, जो लोअर पार्ट में पहना जाता है, रिकुतु, जिसे अपर हाफ पार्ट में पहनते हैं। आगे बात करते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जो केरल के थे। पहले होता क्या था कि सिर्फ ब्राह्मण को ही अनुमति थी मंदिर में प्रवेश की। इसी प्रथा के विरुद्ध में श्री नारायण गुरु ने अरावीपुरम मूवमेंट चलाया था और अरावीपुरम में एक शिव मंदिर की स्थापना की थी जहाँ पर हर कास्ट के लोग प्रवेश कर सकते थे। ये वननेस की बात करते थे, कास्टिज्म को नहीं मानते थे। इन्होंने कलाड़ी में अद्वैत आश्रम की भी स्थापना की थी। साथ ही केरल के बायकॉम सत्याग्रह में भी समर्थन दिया था। 1897 में आत्मोपदेश सतकाम भी लिखी थी इन्होंने एक बुक। आगे जानते हैं टाइम कैप्सूल क्या है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक 1.5 टन भारी कैप्सूल में
हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स या घटनाएं हुई हैं उन्हें लिखा गया है और उस कैप्सूल में बंद कर कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गड़ाया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए ये एक साक्ष्य हो। बात करते हैं नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड के बारे में। ये नॉर्थ अंडमान में उपस्थित है। सेंटिनल जो है वो पीवीटीजी ग्रुप है भारत में उपस्थित। इनकी संख्या बहुत ही कम है, 50 से 140 समथिंग मानी जा रही है। इस आइलैंड को सेंटिनल्स के लिए रिजर्व किया गया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन एंड एबॉरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के माध्यम से। आगे जानते हैं जोमी एथनिक ग्रुप के बारे में। ये मणिपुर के ट्राइब हैं। ये भी असम में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है ना, उसी के समान ही अपनी अधिकारों की मांग करते हुए मणिपुर में भी जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेरिटोरियल काउंसिल होती है ये शेड्यूल 6 के ही स्टेट्स में बनाई जा सकती है, और मणिपुर तो शेड्यूल 6 के स्टेट्स में नहीं आता। शेड्यूल 6 में कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे आता है मोनपा हैंडमेड पेपर। ये पुराना हस्तशिल्प पेपर है जो अरुणाचल प्रदेश में 100 वर्षों से बनाया जा रहा है। ये एक हेरिटेज है जिसे तवांग के एरिया में बनाया जाता है। इसके लिए सुगु सेंग नाम के पेड़ की लकड़ी का यूज होता है। अब आगे जानते हैं नामघर के बारे में। नामघर ना प्राचीन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित मठ या मोनेस्ट्रीज हैं जो असम में पाई जाती हैं। ये प्रेयर हाउस हैं एक तरीके से, जहाँ पर सम्मेलन भी किए जाते हैं। अब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए असम दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 8000 नामघर्स को फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करने का अनाउंसमेंट किया है। चलिए आगे जानते हैं एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में। इसका पूरा नाम है एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2017 में की गई थी। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को है, याद रखिएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य की सरकारें और यूनियन टेरिटरीज की सरकारें काम करती हैं मिलकर। एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज या पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के माध्यम से किसी भी हेरिटेज को अडॉप्ट किया जाता है और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट के लिए जो फंड होता है वह CSIR प्रोवाइड करता है। ये जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज होती हैं ना, इन्हें मॉन्यूमेंट मित्र कहा जाता है। इन मॉन्यूमेंट मित्र को उस हेरिटेज को प्रोवाइड किया जाता है 5 सालों के लिए। अब कौन सी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होगी उसका चयन करने के लिए एक ओवरसाइट एंड विजन कमेटी होती है। इस कमेटी में टूरिज्म सेक्रेटरी और कल्चरल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं। अब बताइए थर्मोपोलियम क्या है? ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से टाउन पोम्पेई में मिला हुआ स्नैक फूड काउंटर है। मतलब फूड काउंटर एक तरीके से, जो कि प्राचीन साक्ष्य मिले हैं जिसके। ये जो पोम्पेई शहर है ना, ये एकमात्र वॉल्केनो इरप्शन से खत्म होने वाला शहर है। यहीं पर प्राचीन फूड काउंटर मिला है जिसे थर्मोपोलियम कहते हैं। आगे बात करते हैं फ्रॉम आवर होम टू योर होम कैंपेन के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का प्रोग्राम है। इसमें विभिन्न जनजातियों के माध्यम से निर्मित 35 नए अट्रैक्टिव और इम्यूनिटी बूस्टर जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट्स और वेबसाइट्स में प्लेस किया जाता है ताकि उनकी पहुंच विभिन्न ऑडियंस तक हो सके। तो ये है फ्रॉम आवर होम टू योर होम कैंपेन। आगे बात करते हैं जरी जरदोजी के बारे में। ये आर्ट भोपाल का है। इस क्राफ्ट को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राग भोपाली एग्जीबिशन में प्रमोट किया। जरी जरदोजी क्राफ्ट में क्या होता है कि किसी भी कपड़े में मेटेलिक थ्रेड्स को बुना जाता है। इन धातु के धागे या मेटेलिक थ्रेड्स को कलाबट्टू कहते हैं और इस कला को ही जरी लगाना कहते हैं। अब हल्का वर्क जब जरी का होता है तो उसे कामदानी कहा जाता है, और जब सोने के माध्यम से जरी लगाई जाती है तो उसे मीना वर्क कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बक्साली मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, जो 3री सेंचुरी में निर्मित भोजपत्र पर लिखा हुआ एक अभिलेख है। बक्साली कहाँ उपस्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाया है कि इसमें जो डॉट बना हुआ है ना, वो डॉट 0 को रिप्रेजेंट करता था। इस बक्साली मैन्यूस्क्रिप्ट की खोज 1881 में हुई थी।
अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय जीरो की जगह डॉट का यूज किया जाता था, अर्थात यह मैथमेटिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं रामायण क्रूज टूर के बारे में। तो सरयू नदी में क्रूज के द्वारा अयोध्या का टूर कराया जाएगा। इसे कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। आगे बात करते हैं थारू ट्राइबल्स के बारे में। बुद्ध धर्म की स्थवीर शाखा से संबंधित है थारू ट्राइबल ग्रुप, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के अपर पार्ट में पाया जाता है, मतलब हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र। चलिए जानते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में। ये आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर का स्टैच्यू है, जो कि एक जैन संत थे। ये 1870 से 1954 तक रहे। अगला आर्टिकल है अवाधनम के बारे में। अवाधनम साहित्य को प्रदर्शित करने वाला एक लिटरेरी परफॉर्मेंस है। इसमें साहित्यकार या पोएट के कंसंट्रेशन लेवल को चेक किया जाता है और उस विधा में डेप्थ ऑफ नॉलेज देखी जाती है। अवाधनम की शुरुआत तो संस्कृत साहित्य से हुई थी, लेकिन बाद में इसमें तेलुगु और कन्नड़ के पोएट्स को भी शामिल किया जाने लगा। इस विधा में क्या होता है ना कि आपको टास्क दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक पोएम लिखनी है किसी भी टॉपिक पर, और साथ में ही कहीं दूर एक घंटी बज रही होती है। तो आपको पोएम लिखते लिखते लास्ट में ये भी बताना है कि वह घंटी कितने बार बजी है। तो आपके कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाता है और डेप्थ ऑफ नॉलेज को। आगे बात करते हैं होयसल में उपस्थित लक्ष्मी देवी टेम्पल के बारे में। कर्नाटक का यह बेसर शैली का मंदिर है। यहाँ पर एक मूर्ति खंडित पाई गई है। लक्ष्मी देवी मंदिर किंग विष्णुवर्धन ने बनवाया था 1114 ईस्वी में। यह मंदिर क्लोरिटिक सिस्ट से बना हुआ है, जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं, और इसमें चतुष्कुट शैली मौजूद है। आगे आता है लेडी ऑफ बेटिको। यह जर्मनी में मिले प्री हिस्टोरिक वुमन का एक स्केलेटन या कंकाल है। रिसर्चर्स के माध्यम से देखा गया कि यह वुमन धरती के नीचे पालथी मारकर बैठे हुए दफनाई गई थी, और इसे न्यूलिथिक एज का बताया जा रहा है। अब बात करते हैं महारानी जिंदल कौर के बारे में। तो ये सबसे छोटी या यंगेस्ट वाइफ थी रणजीत सिंह की। इनके पुत्र थे दिलीप सिंह। हाल ही में लंदन में इनकी ज्वेलरी का ऑक्शन किया गया था। इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये दिलीप सिंह की माँ थी और उनकी संरक्षक भी थीं। बहुत कम उम्र, 5 साल की उम्र में ही उन्हें किंग बना दिया गया था दिलीप सिंह को, तो उसके संरक्षक के रूप में जिंदल कौर थीं। जब सिख वॉर होता है ब्रिटिशर्स और दिलीप सिंह के मध्य, तो दिसंबर 1845 में दिलीप सिंह को तो राजा बनाए रहने दिया जाता है, लेकिन जिंदल कौर को कैद कर लिया जाता है और वे जाकर फिर काठमांडू में बसती हैं और वहाँ से कुछ काम के लिए लंदन जाती हैं और वहीं उनका अंतिम समय होता है। चलिए अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के बारे में। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद की याद में। इन्होंने समानता और एजुकेशन पर बल दिया था। इन्होंने अपना उर्दू में जनरल पेश किया था अल हिलाल, तो याद रखिएगा अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गोबर ए खातिर, दर ए वफा, इंडिया विंस फ्रीडम। मरणोपरांत 1992 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था। एक फैक्ट याद रखिएगा कि पाकिस्तान की स्वात डिस्ट्रिक्ट में एक विष्णु मंदिर मिला है। आगे बात करते हैं वर्ली पेंटिंग के बारे में। ये महाराष्ट्र की पेंटिंग है जिसे वॉल पर बनाया जाता है, जिस पर हाल ही में हैदराबाद में इसके माध्यम से अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अब इस साल आज़ाद हिंद फौज और भगत सिंह भी न्यूज़ में थे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल है भारतीय स्क्रिप्ट के बारे में। भारतीय स्क्रिप्ट ना विभिन्न लैंग्वेजेस को कंबाइन करके बनाया गया एक स्ट्रक्चर है, जिसमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ओडिसी, कन्नड़, मलयालम आदि सभी को कंबाइन करके बनाया गया है। ये बनाया इसलिए गया है ताकि विभिन्न नए लर्नर्स को इजीली लर्न करने में हेल्प मिले कोई भी लैंग्वेज। ये वन नेशन वन स्क्रिप्ट के सिद्धांत को फॉलो करती है। इसे बनाया है आईआईटी मद्रास के श्रीनिवास चक्रवर्ती टीम ने। इसमें 3 तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है। पहला मल्टीलिंगुअल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दूसरा फिंगर स्पेलिंग मेथड, ये ब्लाइंड लोगों के लिए है। और तीसरे में इससे संबंधित रिलेटेड एप्लीकेशंस और टूल्स आते हैं, जिसमें पहला है भारतीय हैंडराइटिंग कीबोर्ड और दूसरा है भारतीय ट्रांसलेटर।
चलिए आगे जानते हैं बूंदी के बारे में। तो हाल ही में ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था और इसका टॉपिक क्या था? टाइटल था बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ फॉरगेटन राजपूत कैपिटल। बूंदी के बारे में जानते हैं। तो बूंदी राजधानी थी चौहान वंश के ही अंतर्गत आने वाले उनकी सब कास्ट हाडा राजपूतों की। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल या बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं और चोटी काशी भी कहा जाता है। अब बूंदी में भी जितने भी टेम्पल है ना, उनका डेवलपमेंट 4 फेजेस में हुआ है। पहले में क्लासिकल नागर शैली होती थी, दूसरे स्टेप में ट्रेडिशनल हवेली के साथ साथ नागर शैली को मिक्स देखा जाता है, तीसरे में जैन टेम्पल बनाए गए और चौथे में चबूतरों में बने मंदिर देखने मिलते हैं। बूंदी में उपस्थित फेमस प्लेसेस हैं तारागढ़ फोर्ट, जिसे राजा बैर सिंह ने 1354 में बनाया था। दूसरा है सुख महल, जिसे राजा विष्णु सिंह ने 1773 में बनाया था। तीसरा है रानी की बावड़ी, जिसे 1699 में रानी नाथवती ने बनाया था। और फोर्थ है 84 पिलर्स सिनोटेप, ये समाधि स्थल है। चलिए अब आगे जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में उपस्थित एक स्थल है कोतदा बड़ली, इसमें 59 शॉर्ट्स मिली हैं, मतलब पोट्रीज के साक्ष्य मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यहाँ पर डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करते थे लोग। अब आगे जानते हैं लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट 2 संस्थाओं के कोलैबोरेशन से चल रहा है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत नेशनल म्यूजियम और इसके साथ है गूगल आर्ट एंड कल्चर। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि 100 मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं, जो अभी नेशनल म्यूजियम में उपस्थित हैं, उन्हें गूगल आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से विश्व के किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखा जा सकेगा। अब आगे देखते हैं सावंतवादी टॉय कहाँ के हैं। ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के हैं सावंतवादी टॉय, जिसे चित्तारी कम्युनिटी द्वारा डेवलप किया जाता है। ये भी वुडन टॉयज हैं जो लकड़ी से ही बनते हैं। इंडियन कोरल ट्री की लकड़ी से बनते हैं ये। अब आगे याद रखिएगा सैयद अहमद खां और काकतिया डायनेस्टी न्यूज़ में थे इस साल। आगे बताइए के.एन. दीक्षित समिति क्यों बनाई गई थी? के.एन. दीक्षित समिति 12,000 साल पहले से लेकर अब तक के जो इंडियन कल्चर हैं उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और ओरिजिन कहाँ से इंडियन कल्चर का, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए या स्टडी करने के लिए के.एन. दीक्षित समिति लाई गई थी। इन्हें यह भी पता करना था कि इंडियन कल्चर का रिलेशन किसी अन्य देश के कल्चर से किस तरह से संबंध रखता है। आज के डिस्कशन का लास्ट टॉपिक है रोगन आर्ट। रोगन आर्ट कच्छ का एक क्लॉथ पेंटिंग है। यहाँ पर रोगन का मतलब होता है ऑयल। रोगन आर्ट ना पाकिस्तान के सिंध में उपस्थित खतरी समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसी के साथ हमारे आर्ट एंड कल्चर के लास्ट ईयर के सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक न्यूज़ में थे उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।